मनीषा शर्मा डीटीए में एनवाईयू न्यूज की एक खास पेशकश के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कस्टोडियल डेथ के बारे में, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। वो क्या रिफॉर्म्स हैं जिसके से हम कस्टोडियल डेथ को रोक सकें। एनसीआरबी व रेड क्रॉस की रिपोर्ट्स का भी जिक्र करेंगे। साथ ही जानेंगे पुलिस ऑफिसर से कि पुलिस थानों में वो क्या कमियां रह जाती है जिसके कारण कस्टोडियल डेथ हो जाती है। 21st सेंचुरी में डेथ इन कस्टडी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। अगर हम 2019 की बात करें तो 1731 लोग कस्टडी में जिनकी डेथ हुई है, 1606 लोगों की जुडिशियल कस्टडी में हुई है, 125 लोगों की पुलिस कस्टडी में हुई है। अगर हम प्रदेशों की बात करें तो यूपी इनमें नंबर 1 है, बाकी यूपी के बाद पंजाब, तमिलनाडु, बिहार इन सब का नंबर आता है। अभी हाल फिलहाल तमिलनाडु का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ है जिसमें एक फादर एंड सन को लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाले ले गए और उनकी को कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें आया कि इनकी बॉडी पर एब्रेजन थे, जबकि उनकी जो और एविडेंस आया और पता चला कि उनके शरीर के विभिन्न भागों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। इस तरीके से कस्टडी में होने वाली डेथ्स को सस्पिशियस तौर पर देखा जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर एडवोकेट योगेश जी, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और श्री अनिल शर्मा जी, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, आर्ष भल्ला जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली से, विभोर गर्ग जो लॉ के स्टूडेंट हैं आईपी यूनिवर्सिटी विप्स कॉलेज में, और एसीपी रण सिंह साहब। मैं आप सभी का एनवाईयू न्यूज के मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले योगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जी योगेश जी, हमने देखा है कि जो नमस्कार जी, नमस्कार आप सभी को नमस्कार। कस्टोडियल डेथ जो होती हैं और जब उन पे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होती है और या एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, मोस्टली कस्टोडियल डेथ अनपनिश्ड रह जाते हैं। जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो कोप्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, क्या कारण है कि कस्टोडियल डेथ के केस में वो अनपनिश्ड रह जाते हैं? जी योगेश जी। Yes, yes. This is very unfortunate that in a country like India, so many you have given so many data. 1606. It's a horrible number of persons who have died in the custodial death. And you see, the difficulty is the accountability. When the accountability is not there. सर हिंदी में बोले, ये हिंदी का चैनल है, प्लीज दर्शक हिंदी में है। जी योगेश जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अकाउंटेबिलिटी जी। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो इस कंडीशन में ये कस्टोडियल डेथ का आंकड़ा इतना ज्यादा खतरनाक है जो आपने अभी दिया जी। आप देखिए कि अगर सपोज करें कि इतने केसेस में कस्टोडियल डेथ हुई, इनमें कितने केसेस में 176 जो सीआरपीसी कहता है कि मजिस्ट्रेट की जांच होनी चाहिए जी। तो मजिस्ट्रेट की जांच किन केसों में हुई, उनका क्या आउटकम निकला, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इलिटरेट होने की वजह से, लीगली इलिटरेट ना होने की वजह से फैमिलीज भी बड़ा डरती हैं कि कोई इस इशू को उठाया जाए। आप देखिए कि अगर कोई गाइडलाइंस भी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं तो उसके बाद उन अकाउंटेबिलिटी को हमें चेक करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर उन गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करता है तो आप उनमें क्या एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ, इस बात की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब कोई केस इस तरीके का होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर, हम इससे मुंह नहीं फेर सकते। हमें सबको मालूम है कि पुलिस के तरीके क्या हैं जब वो कस्टडी में जाते हैं कोई भी मुलजिम। तो जब मेडिकल सेक्शन 54 सीआरपीसी कहता है कि मेडिकल करा के आप एक्यूज को लेके, इवन एनी अरेस्ट वेदर ही इज एक्यूज, या तो वो किसी ऑफेंस का एक्यूज है या नहीं भी है, तो भी मेडिकल करा के ही पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेगी। जी बिल्कुल योगेश जी, मैं आपके पास लौट के आऊंगी। मेरे साथ आर्ष भल्ला है। आर्ष भल्ला, योगेश जी ने अभी किसी केस की बात की, जहां तक मुझे याद आ रहा है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस हुआ था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आर्ष जी? जी मनीषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जी इस केस में कई सारी गाइडलाइंस दी थी जी, जो कि मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। शॉर्ट में आर्ष जी, शॉर्ट में खास बता दें।
सबसे पहले तो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी बताई गई थी मनीषा जी इसमें, कि अरेस्ट और इंटरोगेशन को कैसे हैंडल करना है उन्होंने जी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब भी वे किसी को अरेस्ट करेंगे तो उनको इमीडिएटली उनका अरेस्ट मीमो प्रिपेयर करा जाए, जिसके अंदर उनके सिग्नेचर लिए जाए, सारी डिटेल्स लिखी जाए। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन मीमो प्रिपेयर किया जाए, जो भी उनके पास बरामद हो वो सब चीजें लिखी जाए। सब्सिक्वेंटली इसके अंदर अरेस्ट और डिटेंशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सारी, कि उनके बारे में उनको पूरा हक है कि अगर वो अरेस्ट हुए हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन उनके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब तक पहुंचाई जाए जी। कि वह अरेस्ट हुआ है, अपने राइट्स अवेल कर सके। इसके अलावा मनीषा जी उन्होंने डेली डायरी एंट्री समझाई थी हमारी पुलिस को, कि आपको डेली ये अपने रिकॉर्ड रखने हैं अपने पास जी। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोविजन दिया गया था कि जो भी अक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जाम कराया जाए प्रॉपरली, कि क्या क्या उसके साथ घटना घटी है। उसके अलावा उनको बताया गया था कि राइट टू लॉयर, जो वकील का एक राइट है उनके पास, वो एक्सरसाइज करें अपना प्रॉपरली। जी। उसके अलावा एक मजिस्ट्रेट को पूरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उनकी, जो भी वे अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम सेटअप किया जाए मनीषा जी, ये सब चीजें बताई गई। ये सब बिल्कुल, मैं आऊंगी हर्ष जी आपके साथ। मेरे पास साथ सीनियर एडवोकेट अनिल शर्मा जी हैं। अनिल शर्मा जी नमस्कार जी। ये डीके बासु की गाइडलाइंस जो मिस्टर हर्ष भल्ला ने बतलाई हैं, ये जब हम कोर्ट में क्रिमिनल केस, क्योंकि आप क्रिमिनल में डील करते हैं, मैं भी क्रिमिनल में डील करती हूँ, कोर्ट में इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो होते हुए नहीं देखा है। जैसे डेली डायरी में ही बहुत सारी कमियां। क्या अनुभव है आपका एज ए क्रिमिनल लॉयर? जी अनिल जी। हाँ मैम, सबसे पहले नमस्कार, जो आपने मुझे मौका दिया चैनल के द्वारा, अवसर दिया। जी अनिल। तो मेरा कहने का मतलब है, सरकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कितनी भी डायरेक्शन और कितनी भी गाइडलाइंस बना ले, जब तक इसकी, जो मेरे साथी भाइयों ने कहा, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं तो एक आज ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की एक पढ़ रहा था लाइव लॉ पे, उसमें ये लिखा था, एक वकील साहब को इलीगली पुलिस ने डिटेन किया, उसकी वाइफ ने कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई। सोचने वाली बात है। अच्छा। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश के जस्टिस ने ये कहा, जब किस देश में एक वकील सुरक्षित नहीं है तो एक आम नागरिक के साथ क्या होगा? सोचने वाली बात है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। जी अनिल जी, मैं लौट के आऊंगी। एसीपी रण सिंह साहब मेरे साथ हैं, रिटायर एसीपी दिल्ली पुलिस के, बड़े जाबाज हैं और बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, हाई प्रोफाइल। रण सिंह साहब जी आपका स्वागत है। रण सिंह साहब जी, ये एलिगेशन और ये सस्पिशन क्यों आ रहा है डेथ इन कस्टडी पे? पुलिस का क्या रोल रहता है, जरा बताइए, इम्पार्शियली बतलाइए, फेयरली बतलाइए। जी रण सिंह साहब। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। बेसिकली इसमें ये है कि डीके बासु की जो गाइडलाइंस आई हैं जी, शुरू में बड़ी वीमेंटली फॉलो करी हैं पुलिस ने। शुरू में बड़े जोर शोर से इन चीजों पर, गाइडलाइन पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट में एक जज अपॉइंट होते थे जो कि डीके बासु की गाइडलाइंस को चेक करते थे जाके, और डेली डायरी वगैरह चेक करते थे। परंतु ये टाइम गुजरता गया और जना अभी ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट जज जाते हैं थानों में और ना ही कोई इंस्पेक्शन का प्रोविजन है। नंबर 2 ये है कि इसमें जो प्रेशर रहता है कि भाई मुलजिम को इसमें से निकाल के दो, कुछ सीनियर ऑफिसर्स प्रेशर डालते हैं, तो उसमें जो एसएचओ या आईओ जो होते हैं वो प्रेशर में रहते हैं काफी ज्यादा, और वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के चक्कर में वो इनके साथ ज्यादती हो जाती है मुलजिमों के साथ। बिल्कुल ज्यादती होने की वजह से ये कई बार जो है कमजोर आदमी है वो हो गया तो उसमें डेथ वगैरह हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि इन्हें साफ बता दिया जाए सीनियर अफसर के द्वारा भी, और आप एसएचओ लेवल पे भी बिल्कुल उनकी जो मीटिंग होती है शाम के टाइम पे, उसमें बता दिया जाए कि इस किस्म का कोई केस आएगा तो एक्शन लिया जाएगा जी। पर इसका एक और पहलू है इसका कि एसएचओ और की पोजीशन पर लगने की होड़, उसमें रिजल्ट देने का तकाजा रहता है उनके पास में कि मैं तेरे ज्यादा काम करके दिखाऊंगा, मैं तेरे ज्यादा काम करके दिखाऊंगा, और इस खींचतान में लॉ को भूल जाते हैं और लॉ को भूलने की वजह से ये इंसिडेंट होते हैं। और इस किस्म के जो आदमी जो ध्यान नहीं देते हैं, जो
रेट रेस में रहते हैं कि एसएचओ मैं लगूंगा हूँ, इस किस्म के आदमियों को अगर जो है फॉल्ट पर पाए जाते हैं तो सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को। सैल्यूट है रण सिंह साहब आपको, आपने बिल्कुल खामियों को उजागर कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया, सैल्यूट है सर। मेरे साथ एक मेधावी छात्र 4th ईयर के विभोर गर्ग जुड़ रहे हैं एमपी से। विभोर जी मुझे सुन रहे हैं आप? यस मैम। आप एक मेधावी छात्र हैं, कुछ रिफॉर्म्स बतलाएंगे कस्टडी डेथ के केस में क्या रिफॉर्म्स करें? जी मैम बिल्कुल जी बतलाएं। बेसिकली जो कस्टोडियल डेथ का मामला है, जो विक्टिम्स की बात होती है, जी बेसिकली जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स होते हैं उनकी बात होती है, जी ये वायलेट होते हैं सबसे पहले। जी तो उसके लिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक कमेटी बनी थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट कमिटी बोलते हैं जी। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो राइट्स होते हैं लोगों के, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, जो प्रिजनर्स होते हैं, वॉर प्रिजनर्स होते हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के जो विक्टिम्स होते हैं, उन सबको राइट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें एक इशू उठा था कस्टोडियल डेथ का। तो कस्टोडियल डेथ में इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन की चीजें बताई थी कि कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि इनको जो कस्टोडियल डेथ होती है तो सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है। बट जैसे कि देखा जाए ये सब चीजें होनी चाहिए, बट असल में होती नहीं है। इंक्वायरी होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो जितने भी एविडेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर इंडिया के लेवल पे देखें तो एक बिल आया था 2010 में, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल। इसका जो इसमें 3 मेन मोटिव थे कि जो पनिशमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो टॉर्चर करते हैं, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद इसमें बोला था कि जो टॉर्चर होता है उसकी स्टार्टिंग की डेफिनेशन ग्रीवियस हर्ट से होनी चाहिए, कि अगर एक सिंपल सा ग्रीवियस हर्ट भी है तो भी वो टॉर्चर में आएगा। उसके बाद जो कंप्लेंट्स जो इनके अगेंस्ट होती हैं, इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है, तो इसमें ये बोले जो कंप्लेंट्स होती है वो 6 मंथ्स में फाइल होनी चाहिए। बट लोकसभा में ये पास हो जाता है, बट राज्यसभा में जाते जाते वो कुछ इसमें कमियां निकाल लेते हैं। जैसे मतलब कि आपका कहना ये है वो बिल ही पास नहीं हुआ जो गाइडलाइंस आई जो रिफॉर्म्स के लिए, कुछ कमी सरकार के पार्ट में भी हो रही है कि बिल ही पास नहीं हो पा रहा है। जी मैं योगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा हमने देखा है जेल में भी बहुत सारी डेथ होती हैं, थानों में भी डेथ हो जाती है, 3rd डिग्री भी यूज होती है, हथौड़े से, नेल्स से, अलग अलग टाइप से टॉर्चर किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर से, औरतों के साथ सेक्सुअल वायलेंस के एक्ट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो मेरे आंकड़े कहते हैं 125 जितने ये कस्टडी डेथ के केस हुए उनमें 93 जो केसेस है वो फाउल प्ले के कारण मारे गए, और 24 डेथ जो है, ये मैं आंकड़े बता रही हूँ 2016 के 125 में से 93 फाउल प्ले हैं, 24 सस्पिशियस डेथ है या उन्होंने सुसाइड कर दिया, 7 जो है इलनेस के कारण है। डेथ से सस्पिशियस भी हो, ये तो पुलिस के हाथ में है या उस ब्रांच के हाथ में जिसकी कस्टडी में है, जुडिशियल है या पुलिस है, जो भी है, सुसाइड शो कर देते हैं, इलनेस शो कर देते हैं, या फिर फाउल प्ले के कारण शो कर देते हैं। बतलाइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो एसीपी साहब ने कहा बड़ा फेयरली ये बात एडमिट की, और उन्होंने ये कहा जी कि ये जो केसेस हैं इनमें ये जब तक अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिसने ये ऑफेंस किया है उसके लिए कोई नॉर्म्स तय नहीं होंगे तब तक डिफिकल्ट है। अब आप देखिए सेक्शन 54 पहले से एग्जिस्ट करता है, उसके बाद डी के बासु की गाइडलाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं कि मेडिकल पहले कराया जाएगा उसका। अगर कंडीशन ये हो कि मेडिकल करा लिया जाए तो इन कंडीशंस में अगर मेडिकल आ जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा जो इसमें एक्यूज है या बाद में विक्टिम हुआ तो उसकी हेल्थ की पोजीशन क्या है, उसको कितना टॉर्चर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो कितनी भी डिग्री तक टॉर्चर करते हैं। अगर जिन केसेस में ये तय होता है कि मेडिकल नहीं कराया गया तो उसमें किन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लिए गए वो तय होना चाहिए। जो डी के बासु की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ये तय होना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या डिपार्टमेंट एक्शन होगा। तो जब तक ये तय नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है ये कहना। रीजन आप देखिए आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस दिन ये तय हो जाएगा कि पहले दिन जिसने ये गलती की डिलिंक्विट के खिलाफ अगर डिपार्टमेंट एक्शन लेगा
तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। जी योगेश जी, आपने मेडिकल की बात की, जो तमिलनाडु का केस अभी मैंने बताया, जो जून का, ये फादर एंड सन का कस्टडी डेथ हो गई, क्योंकि इन लोगों का मेडिकल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया जाता है। अनिल जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ योगेश जी से आके। जी अनिल जी, मेडिकल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया जाता है, और पुलिस के पार्ट पे जो है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैनिपुलेशन हो जाती है, जैसा तमिलनाडु के केस में हुआ कि उन फादर एंड सन के मुंह से, बॉडी से, जगह जगह से खून निकल रहा था। ऐसी बातें इन्वेस्टिगेशन में आई हैं, लेकिन जो डॉक्टर की ओपिनियन आई है, सिर्फ एब्रेजन की आई है कि सिर्फ खरोंचे थी उनकी बॉडी पे, तो वो मैनिपुलेशन मेडिकल लेवल पे भी हो जाती हैं। तो इसमें इन मैनिपुलेशन से कैसे बचा जाए, क्या रिफॉर्म करें और क्या होना चाहिए, रोशनी डालें प्लीज। जी अनिल जी। बच्चे ने किसी चीज बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जो पुलिस मेडिकल कराती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर के एग्जामिन से उस चीज को क्लियर नहीं होता कि क्या हुआ था क्या नहीं होता। और मैं अपनी क्रिमिनल प्रैक्टिस के आधार पे बताना चाहूंगा इस चैनल के द्वारा, जो जितनी भी गाइडलाइंस हैं, सेक्शन 54 है हमारा CRPC। आप सोचिए, पुलिस ने रात को किसी मुलजिम को रात को 12 बजे अरेस्ट किया, उसको सारा अरेस्ट मेमो, सारी मीमोज बना ली और उसका मेडिकल करा लिया। उसके बाद पुलिस MM के पास पेश करती है अगले दिन 2 बजे। सोचिए आप, रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, आप सोचिए पुलिस उसका कितना टॉर्चर करती है। ये सबसे बड़ा लकूना है हमारे सेक्शन 54 के अंदर, क्योंकि कोई उसके अंदर टाइम लिमिट नहीं है। दूसरी बात, अभी जो आप तमिलनाडु का केस बता रहे हैं, उसके अंदर क्या हुआ था, जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी एक, उसके अंदर जुडिशियल इंक्वायरी में जो जुडिशियल टीम गई थी, उसके साथ भी पुलिस टीम ने मिसबिहेव किया था मैम। सबसे बड़ी बात, उनको गालियां पड़ी, और जो हायर ऑफिसर थे उसने अपने सुबोर्डिनेट्स को अब्यूसिव लैंग्वेज में कह के जब उन्होंने रजिस्टर मांगा कि इनको रजिस्टर दो ताकि जुडिशियल पे प्रेशर बने। सोचने वाली बात है, जब एक जुडिशियल टीम को थाने में धमकाया जाता है, तो इस हमारे देश में आम नागरिक के साथ उसको अधिकार कैसे मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मैं आती हूँ। विभोर जी मेरे साथ हैं। विभोर जी, आपने रिफॉर्म्स की बात की है। कई बार मैंने देखा कि पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर होता है केस को शॉर्ट आउट करने का, और जो मेन कल्प्रिट होता है, जो एक्यूज होता है, उसको अरेस्ट करके ही उसी को अल्टीमेट परफॉर्मेंस पुलिस की मानी जाती है। कभी कभी मॉब लिंचिंग वगैरह जैसे ऑफेंस होते हैं, तो जब तक ना अरेस्ट करें तो पुलिस पे बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। FSL की फैसिलिटी वगैरह भी, इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी वगैरह भी अप टू द मार्क नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की को ऑफिसर्स को उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती। हायर ऑफिसर्स का भी प्रेशर होता है, नींद भी पूरी नहीं होती, घर भी नहीं जाते। तो उस एंगल को भी एक सोचना पड़ेगा कि वो डिप्रेशन, वो हैरेसमेंट, वो टॉर्चर, वो मेंटल उनका जो कंडीशन चल रही है, कहीं ना कहीं वो एक्यूज के ऊपर उतरती दिखती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे विभोर जी? हाँ जी मैम, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि सारी गलती हमेशा पुलिस वालों की दिखती है लोगों को जी। इसमें कहीं ना कहीं गलती लोगों की भी होती है कि वो इतना प्रेशर बना देते हैं। कभी कभार तो प्रोटेस्ट इतने ज्यादा करते हैं कि पुलिस प्रेशर में आ जाती है। उसके बाद जो उनके सीनियर्स होते हैं उनका इतना प्रेशर होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उनको मजबूरी में एक्यूज को ही कल्प्रिट बनाना पड़ता है मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कॉर्पोरेट करेगा सीनियर्स भी और पब्लिक भी अगर कॉर्पोरेट करे, वो समझे कि थोड़ा टाइम तो लगता ही है, पुलिस वाले भी इंसान है, भगवान तो नहीं है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। रण सिंह साहब देखिए, 4th ईयर के मेधावी छात्र ने पुलिस का फेवर करते हुए वकालत कर रहे हैं, 4th ईयर में है, पुलिस का फेवर करके कुछ बातें आपके डिपार्टमेंट के फेवर में कही है। हालांकि पुलिस का रोल बड़ा ही सस्पिशियस है। जी अर्श भल्ला, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, जी छोटी सी में जी। वो अभी प्रैक्टिस में नहीं आए हैं, मगर जब प्रैक्टिस में आएंगे उनको हकीकत पता लग जाएगी कि पुलिस कितना टॉर्चर करती है और कितना गलत केस में फाल्स इंप्लीट करती है गरीब लोगों को। जी जी अनिल जी। अर्श भल्ला, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा जी, मैं विभोर की उस बात से भी सहमत हूँ जो उन्होंने अभी बताई कि पुलिस ऑफिसर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन एक्टिविटीज के लिए, उनको पनिश करना चाहिए। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा मनीषा जी, थोड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आने चाहिए हमारी सोसाइटी में, जिससे कि प्रोग्राम कंडक्ट करें, पुलिस को ट्रेनिंग दी जाए, ह्यूमन राइट्स के बारे में भी अवेयर किया जाए। साथ ही साथ पुलिस को भी जनता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी। उसके अलावा इंडिपेंडेंट बॉडी सेट होनी चाहिए मनीषा जी, जिसके थ्रू हम इन चीजों में थोड़ा मेजर्स कंट्रोल कर सके। जी जी। मैं योगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। NCRB की रिपोर्ट थी 2007
2016 में आउट ऑफ 70 केसेस ऑफ कस्टडी डेथ सिर्फ 28 केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, और चार्जशीट फाइल हुई सिर्फ 13 केसेस में, और जिनमें से 11 केस गुजरात के थे और बाकी केस जो है तमिलनाडु के थे। तो जब एक डीके बासु के केस में एक गाइडलाइंस तय कर दी और उस हिसाब से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारी लेवल पे भी कुछ कमी होती दिख रही है कि जितने केसेस हुए कस्टडी डेथ के, सब में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी नहीं हो रही है और चार्जशीट सब में नहीं जा रही है, और जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी वही डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है कानून और एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। वही डिपार्टमेंट उसमें इन्वेस्टिगेशन करता है जिस डिपार्टमेंट से ऑफिसर डिलिंक्वेंट है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये अकाउंटेबिलिटी शब्द सिर्फ इतना नहीं है कि आप कैसे उसको तय करते हैं, कैसे बनाते हैं कानून को, तय ये करना होता है कि अगर ये नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर ये गाइडलाइंस होंगी तो क्या वो व्यक्ति जिसको इस तरीके से इलीगल डिटेंशन में डाला गया है, क्या उसको रिलीज किया जाए? कितने केसेस में ये पिटीशन आती है कि फोर्थ अगर वो गलत अरेस्ट है तो डिटेन नहीं किया जाएगा। कितने केसेस में ये है कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई। ये डाटाज भी अगर आपके सामने होंगे तो आप ठीक से बता पाएंगे। अगर इस कानून का भय नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा कि इसको ना करने से ये हो सकता है, तब तक कोई ये नहीं, आप ओनस है। अगर सारे कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल टॉर्चर के केस में ओनस पुलिस के ऊपर होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिसकी कस्टडी में है तो वो ओनस को प्रूव करे कि हाउ ही केम टू दिस पोजीशन, कैसे वो भाई एक मेडिकल होता है, वो मेडिकल होता है उसके बाद जबकि उसकी चोट लग चुकी है, कस्टडी के बाद एक मेडिकल होता है पहले। अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं, अगर पहला मेडिकल लिया जाता है और उसके बाद दूसरे मेडिकल में फर्क आता है और डिलिंक्वेंट ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो ये कोई रिफॉर्म काम बिल्कुल बिल्कुल। रण सिंह साहब, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी पुलिस करती है, सेक्शन 340 आईपीसी का है और उसमें भी करती है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी होता है पुलिस के पार्ट पे? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हैं, सबूत ना मिले तो उसको एक किस्म से बंधक बना के रख देते हैं थोड़े दिन के लिए, ताकि दूसरे आदमी को रोक भी नहीं कराया जा सके। ये टैक्टिक्स हैं। ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अगर कस्टडी प्रूव होती है पुलिस के पास, तो फिर कस्टोडियल जो टॉर्चर की जो प्रोविजन है वो उन पर भी लागू होनी चाहिए। बिल्कुल। बेसिकली सारा जो क्रक्स है इसके पीछे, कस्टोडियल डेथ में एक और भी एंगल है, करप्शन का एंगल भी है। करप्शन का एंगल है और दूसरा सीनियर ऑफिसर का जो है वो सुपरविजन थाने के लेवल पे ज्यादा ना होना। पूछताछ कर ली इंस्पेक्टर ने, रात को सिपाहियों के पास पकड़ा दिया, देखना भाई इनको टाइट रखना जरा। वो टाइट जब करेंगे तो रात को तो ऐसे तो सो जाएगा, वो टाइट इतना कर देंगे कि सुबह कहेंगे जो तो मर गया तो फिर जिम्मेवारी फिर जो तो उसी पे आ जाएगी जो सो रहा है रात को। तो ये क्लोज सुपरविजन अगर कस्टडी में आदमी आ गया है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी पुलिस की है और हेड ऑफ दी पुलिस स्टेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पुलिस की बिल्कुल जिम्मेवारी है। कस्टडी में आदमी आ गया है, उसका वेलबींग अगर टॉर्चर होता है तो बिल्कुल उनके ऊपर उनको रगड़ा देना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। सेक्शन 166A जो बना है जी, ये बना तो दिया, आप पता होगा ना क्या क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 92-93 के दौरान इंसर्ट किया था। हाँ, तो ये इंसर्ट किया है जी, तो आप ये डेटा निकलवा के देख लो एनसीआरपी से कितने केस रजिस्टर हुए हैं जी। एक स्टेट में 2-4 लोगों पर इस किस्म के केस रजिस्टर हो जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, कह देंगे भाई मेरे से तो खुलता नहीं, तुम खोल लो इसे अनिल को, ठीक है ना। जी बिल्कुल। जी मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगी, रंजन साहब। अनिल जी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 340 आईपीसी में सजा बहुत कम है, 1 महीने से 5-6 महीने तक की, 6 महीने तक की है शायद।
तो पुलिस इतनी कम सजा ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, क्या ऐसा नहीं लगता ये बढ़नी चाहिए? हर स्टेट पे गाइडलाइंस फॉलो हो और ऐसी हो। एक केरला का केस मुझे याद आ रहा है, उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी। क्या उस लैंडमार्क केस को फॉलो नहीं करना चाहिए? जी बताएं अनिल जी। बिल्कुल करना चाहिए मैम। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ही एक क्राइम है, आप पता ही है, आ ही रहा है। मगर कहने का मतलब है, मैं आपसे, हमारा टॉपिक है कस्टोडियल डेथ का, तो कस्टोडियल डेथ भी हीनियस क्राइम है जी, बिल्कुल। और दूसरा, आप ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, मैं जो अभी तमिलनाडु का आपने केस बताया था, उसमें जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, उसमें हमारे जुडिशियल टीम को भी गालियां पड़ी थी, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हुआ था। और हाल ही में अभी आज मैं आपको आंध्र प्रदेश कोर्ट की बता रहा था, एक वकील के साथ हाँ, आपने बताया जी बताया आपने, बिल्कुल बताया। दूसरा मैं आपको अब सिर्फ 1 मिनट देने को, पुलिस जो करती है ना, सारी बात सही नहीं होती। अगर पुलिस सही करती होती, वकीलों की कोर्ट में जरूरत नहीं पड़ती, सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए ये सारा कानून है, मगर सारे कानूनों का, दिशा निर्देशों का पालन नहीं होता, ये मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान देख चुका हूँ मैम। जी बिल्कुल, डीडी एंट्री वगैरह में बहुत कमियां होती हैं, मजिस्ट्रेट को टाइमली एफआईआर नहीं जाती, जो अर्श बल्ला ने बताया है, बहुत सारी चीजें नहीं होती, अरेस्ट का टाइम तक गलत होता है, केस छूटते हैं। रण सिंह साहब जानते हैं कि केस छूटते हैं, इतने लैकुनास होते हैं, कागज बाद में पूरे किए जाते हैं, काम पहले हो जाता है। मेरे को 10 सेकंड दीजिए सिर्फ। मैं नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, उसकी रिपोर्ट आई थी कि भारत में डेली 5 कस्टोडियल डेथ्स होती हैं जी, 5 कस्टोडियल डेथ होती है। और दूसरा, अभी एक सर्वे आया था, 125 डेथ हुई, जिसमें सबसे ऊपर एक यूपी का नंबर था, 14 डेथ। हाँ, मैंने बताया अभी बताया अनिल जी, मैंने अभी बताया 14 यूपी में हुई थी, उसके बाद गुजरात में 11 हुई थी जी। विभोर जी करना चाहूंगा थोड़ा सा जी, बताएं। मैं इंटरवीन करना चाहूंगा इसमें जी, बताएं। थाने में डीके बासु की गाइडलाइंस पहले लगी होती थी, प्रोमिनेंट बोर्ड, प्रोमिनेंट ड्यूटी अफसर के और एसएचओ कमरे में रहता था जी। अभी, और उसको फॉलो कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज डिप्यूट करते थे किसी एडिशनल सेशन जज को, या ऑलरेडी एक कमेटी बनी होती है, विजिट करते थे, रोजनामे भी चेक होते थे, और जरा ये जितने भी अरेस्ट मेमो वगैरह है, अरेस्ट मेमो पर किसी गवाह ने साइन किए हैं कि नहीं किए, सारी चीजें चेक होती थी। अभी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने ये ढीला छोड़ रखा है काम, और उससे बड़ा फर्क पड़ गया था उस टाइम पे कि काफी चीजें ठीक से मेंटेन होनी सही हो गई थी। उसी रिफॉर्म की जरूरत है रणसिंह साहब, उसी रिफॉर्म की। विभोर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसी रिफॉर्म को उसी को लागू कर दें दोबारा। जी बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। हाँ बिल्कुल जी। विभोर कहना चाहेंगे कुछ? हाँ जी मैम, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कोर्ट्स हैं, वो जितने भी केसेस हुए हैं कस्टोडियल डेथ में, उसमें बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स को कन्विक्ट किया है हमेशा। जैसे कि अभी आप तमिलनाडु वाले केस में भी देख लीजिए, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन पे मर्डर का चार्ज नहीं लगा अभी तक, जबकि सबको पता है। विकास दुबे का केस भी ज्यादा पुराना नहीं है, कस्टडी डेथ या एनकाउंटर या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही ऑफेंस हैं। विकास दुबे का केस भी ज्यादा पुराना नहीं है, और ना कोई एफआईआर दर्ज हुई। विकास दुबे का केस भी कस्टडी डेथ है ये भी। जी बिल्कुल रणसिंह साहब, कस्टडी में ले लिया था, उसके बाद में डेथ हुई है, तो कस्टडी डेथ। जी, सब्जेक्ट बहुत लंबा है, मेरा समय खत्म हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ती रहूंगी, ऐसी ही बहुत सारी जो लीगल प्रॉब्लम्स है उनको लेके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार।